नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार साहू यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम देखेंगे आज एमसीक्यू छात्रावास अधीक्षक पाठ्यक्रम के स्वरूप में, है ना। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं इसमें कि मनोविज्ञान के इस प्रश्न पत्र के भाग में 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न होंगे। और ये जो 10 प्रश्न होंगे कहाँ से आपका शिक्षा एवं मनोविज्ञान, बुद्धि, व्यक्तित्व की अवधारणा, व्यक्तित्व भिन्नता, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक निर्देशन एवं परामर्श से पूछे जाएंगे। और जैसे कि मैं पहले ही बताया था आप लोग को कि एक एक चैप्टर के होने के बाद हम एक एक टॉपिक का एमसीक्यू भी करते जाएंगे। यदि आपने बाल मनोविज्ञान से संबंधित क्लास नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आप वहां जाके बिल्कुल देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं शिक्षा एवं मनोविज्ञान से संबंधित एमसीक्यू। तो इसमें हम पहला देखेंगे आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो इसमें मैं आप लोग को बताया था कि शिक्षा है ना, मनोविज्ञान जो है इसके बारे में विस्तृत मैं आपका चर्चा किया था क्लास 1 में, कि बताया था कि अगर बात करेंगे तो इसको मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का अंग माना जाता है। और दर्शन शास्त्र का अंग जो है, अगर इसके प्रश्न हम लोग इसमें अगर अर्थ के बारे में बात करेंगे तो ये दर्शन शास्त्र से लेकर 16वीं शताब्दी तक के हम देखेंगे तो उसका अर्थ क्या था, आत्मा का अध्ययन। और इसको क्या कहा जाता था, आदि मनोविज्ञान, है ना। तो और आदि मनोविज्ञान का अगर बात करेंगे तो इसका जनक अरस्तु को माना गया था। और यहाँ पे पूछा क्या है, आधुनिक मनोविज्ञान। तो आधुनिक मनोविज्ञान की बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन, ठीक है, जैसे मैं बताया था इसमें। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो इसमें हम देखेंगे विल्हेम वुंट और विलियम जोन्स, ये दोनों थे। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। तो यहाँ पे बात किया गया है कि बालक का शरीर और क्रियात्मक विकास की दिशा किस दिशा में होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, सिर से पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो इसमें अगर बात करेंगे विकास तो बी ऑप्शन आएगा, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। तो इसमें विकास की बात करेंगे तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि सिर से पैर की ओर विकास होता है और मध्य से बाहर की ओर आपका इस तरीके से आपका विकास होता है, दोनों दिशा में, है ना। तो इसको आपको याद रखना है क्या चीज, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर विकास होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखेंगे हम शिक्षण शास्त्र का अध्ययन। क्वेश्चन तीसरा क्या है, शिक्षण शास्त्र का अध्ययन है। तो इसमें हम लोग देखेंगे शिक्षण शास्त्र का अध्ययन में छात्रों का मार्गदर्शन करना, शिक्षा, शिक्षण विधि। तो इसमें आंसर आएगा आपका अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण शास्त्र अर्थात अधिगम, अधिगम अर्थात लर्निंग, है ना। लर्निंग मतलब क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया को ही शिक्षण शास्त्र कहा जाता है। छात्रों का मार्गदर्शन करना नहीं होता है, शिक्षा भी नहीं होता है आपका, शिक्षण विधियों तो अलग हो जाता है कि कैसे हम इसको मतलब शिक्षण शास्त्र में क्या क्या विधियों के माध्यम से आपका अधिगम प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो शिक्षण शास्त्र से सीधा सीधा अभिप्राय क्या होता है, अधिगम प्रक्रिया अर्थात लर्निंग प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दिया था। तो सीधा सीधा जो आपका मनोविज्ञान शास्त्री या फिर आपका, है ना, इन लोगों ने पूरा आपका परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दिया था, जिसके बारे में सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पे कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान, यहाँ पे आधारभूत विज्ञान किसने कहा, यह परिभाषा किसने दिया। तो यहाँ पे सीधा आंसर आएगा आपका BF स्कैनर ने, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की है। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। गल्टन, कार्ट-लेविन, वाटसन, वुंट। तो इसमें आपका वुंट ने क्या किया था, प्रथम मनोविज्ञान शाला का स्थापना किया था, प्रयोगशाला का। और ये कहाँ किया था, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो किया था इसने आपका जर्मनी में, जर्मनी का एक शहर है उसका नाम क्या है, जिपलिंग, जिपलिंग शहर में इसका स्थापना किया था। तो याद रखना है इसको। और भारत की बात करेंगे तो यहाँ पे भारत में आपका कहाँ पे, कलकत्ता में किया था, है ना, नरेंद्र नाथ दत्त सेन द्वारा किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना यहाँ पे
कि प्रथम प्रयोगशाला अगर बात करेंगे विश्व में तो कहां पे, जर्मनी के जिपलिंग में आपका विल्हेम वुंट द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्र के द्वारा अनुकूलित होना सीख सकता है, मतलब यहाँ पे अनुकूलित होना सीख सकता है कि मैं आप लोग को क्लास में बताया था कि अनुकूलित से मतलब क्या है, यहाँ पे देखेंगे वातावरण, और वातावरण छात्र के लिए आपका सभी जगह होता है, आपका समाज में होता है, परिवार में होता है, और कहाँ पे होता है, स्कूल में भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, छात्र के द्वारा अनुकूलित होना सीखना है ना, मतलब आपका क्या है, वातावरण के बारे में। तो अनुकूलित वातावरण हमको कहां से प्राप्त होगा, स्कूल के माध्यम से हमको प्राप्त होगा। और बाकी हम देखेंगे तो अधिगम प्रक्रिया जो होता है वो आपका शुरुआत से हो जाता है, जन्म से हो जाता है, आपका परिवार से, उसके बाद फिर आपका परिवार के बाद समाज में, स्कूल में, है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार क्या आएगा, आपका स्कूल के माध्यम से अनुकूलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमको क्या किया है, परिभाषा के रूप में पूछा गया है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो इसका सीधा आंसर आएगा आपका रॉस के द्वारा, है ना। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है व्यापम के द्वारा, वहां पे हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को जो आगे पूछ सकते हैं हॉस्टल में, वार्डन में, उसको हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे, हम आगे आठवां क्वेश्चन, मनोविज्ञान साइकोलॉजी का प्रारंभ निम्न में से किसका अंग था। प्रारंभ में देखिए, पहले क्वेश्चन में बताया था मैं आप लोग को, अगर इसका प्रारंभ में अंग बात करेंगे या शाखा बात करेंगे तो दर्शन शास्त्र का था, और प्रारंभ में इसका अध्ययन क्या था, इसका अर्थ क्या था, तो आत्मा का अध्ययन, ठीक है। और ये जो था दर्शन शास्त्र से लेकर कहां तक के, 16वीं शताब्दी तक की ये परिभाषा लागू था। उसके बाद फिर अलग अलग कालक्रम में अलग अलग विकास हुआ, और 20वीं शताब्दी में हम क्या कहते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का उदय मानते हैं, और इसका जनक किसको लेते हैं, विल्हेम वुंट और विलियम जोन्स को। तो चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका दर्शन शास्त्र है। नेक्स्ट देखते हैं, लोगोस का अर्थ ज्ञान है, तो साइकी का क्या अर्थ है, ठीक। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन आपका सीजी व्यापम टीचर 2019 में। अगर यहां पे मैं बात करूंगा क्या चीज, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, तो ये साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, मैं आप लोग को बताया था। एक क्या होता है आपका साइक, है ना, जो यहां पे दिया है साइक, और दूसरा क्या है, लोगोस। तो मैं बताया था साइक जो होता है, साइक का अर्थ होता है सोल, अर्थात क्या होता है, आत्मा, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, अर्थात अध्ययन करना या ज्ञान, अध्ययन या ज्ञान होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, लोगोस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन या ज्ञान, और साइक का अर्थ क्या होता है, आत्मा। लेकिन हमको यहाँ पे किसी भी प्रकार का कहीं पे भी हमको ऑप्शन में आत्मा नहीं दिख रहा है या सोल नहीं दिख रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हुआ था, 2019 में विलोपित हुआ था। तो ये क्वेश्चन क्या रहेगा, विलोपित, ठीक है। लेकिन अगर इसमें देता तो आंसर क्या होता है, इसका आंसर सोल, या यहाँ पे आंसर हम देखते तो क्या होता है, इसका आंसर आत्मा था, ठीक है। तो ये सबको आपको ध्यान रखिएगा। तो चलिए, तो आपको ये क्लियर हो गया हो कि मनोविज्ञान प्रारंभ में मतलब दर्शन शास्त्र का भाग था, और लोगोस का अर्थ क्या है, और साइकी का अर्थ क्या है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान खाली स्थान अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है 2018 में कि शिक्षा मनोविज्ञान में किस चीज का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग शिक्षा की उपयोगिता का, सीखने तथा शिक्षण की प्रक्रिया का, मनोविज्ञान के नियम के उपयोग का, समस्या के मनोवैज्ञानिक समाधान के तरीके का। तो यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अगर हम लोग सीधा सीधा बात करेंगे तो क्या होता है, सीखने तथा शिक्षण प्रक्रिया का है इसमें आंसर। क्योंकि इसके बारे में भी बताया था, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, व्यवहार का परिमार्जन, और मनोविज्ञान ये जो बता रहा हूँ ये 20वीं शताब्दी का परिभाषा है, ठीक है। शिक्षा का अर्थ है व्यवहार का परिमार्जन, और मनोविज्ञान का अर्थ होता है आपका व्यवहार का अध्ययन करना। व्यवहार का परिमार्जन अर्थात शिक्षण
प्रक्रिया में त्रुटि को सुधार करते हुए व्यवहार का अध्ययन करना। तो यहाँ पे क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान सीखने तथा शिक्षण की प्रक्रिया से लेंगे आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मनोविज्ञान जो विशेष समूह के बालकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन कक्षाओं में कराते हैं कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला, सीधा सीधा क्वेश्चन में क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन कक्षा में कराते हैं उसे क्या कहेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा हमारा आंसर शिक्षा मनोविज्ञान। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। तो यहां पे हम देखेंगे छात्रों की आवश्यकता रुचि जानने के लिए शिक्षक का ज्ञान इस विषय से संबंधित है। मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, छात्रों की क्या आवश्यकता है, किसमें उसकी रुचि है, ये सबको जानने के लिए शिक्षक का ज्ञान इस विषय में संबंधित है। मतलब किस विषय से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको देखिए, सबसे पहले शिक्षा का दर्शन, शिक्षा का समाजशास्त्र, शिक्षा का राजनीतिक, शिक्षा का मनोविज्ञान। तो शिक्षा के मनोविज्ञान से ही हमको मतलब बताया जाता है कि शिक्षकों की छात्रों की आवश्यकता और रुचि को कैसे समझे और कैसे जाने। तो ये हम शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12। उसके बाद देखेंगे शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य की बात करेंगे, समाज का सुधार, छात्रों का अनुशासित बनाना, छात्रों को अंतर्निहित क्षमताओं शक्तियों का विकास करना, छात्रों को शिक्षक का अनुयायी बनाना, है ना, शिक्षकों का अनुयायी बनाना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये भी सही है, ये भी सही है। और अनुयायी नहीं, अगर शिक्षक का आचरण और उसका अधिगम में, है ना, शिक्षक को पढ़ाने में रुचि है और शिक्षक अगर एक छात्र के क्षमता और आवश्यकताओं को आसानी से जान सकता है तो छात्र उनके अनुयायी ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे, और ये भी सही है, लेकिन बात क्या है, प्रमुख उद्देश्य। तो प्रमुख उद्देश्य में बात करेंगे हम यहाँ पे शिक्षा, है ना, छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं और शक्तियों का विकास करना। अगर एक शिक्षक छात्रों की अंतर्निहित क्षमता, उसके अंदर की क्षमताओं को और शक्तियों को विकास कर देंगे तो समाज ऑटोमेटिक आपको सुधार होगा उससे, अपनी क्षमता से। और छात्र वहां पे अगर समझ गए अपनी क्षमता और अपनी शक्तियों को तो वो खुद अनुशासित हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सर्व प्रमुख उद्देश्य के रूप में हम लेंगे आंसर सी को। इसमें छात्रों की, है ना, अंदर की उसके अंतर्निहित क्षमताओं को और शक्तियों को विकास करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम इसमें फिर शिक्षा। अब यहाँ पे सीधा सीधा फिर परिभाषा पूछ दिया गया है। तो मैं दोस्तों, मैं पहले ही बता रहा हूं, आप लोग को बता चुका हूं कि जो क्लास 1 और क्लास 2 में है, क्लास 1 में मनोवैज्ञानिक से संबंधित परिभाषाओं को मैं एक्सप्लेन किया हूं और क्लास 2 में आपका शिक्षा से संबंधित परिभाषाओं को एक्सप्लेन किया हूं। अगर यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप लोग वहां जाकर जरूर एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद दोबारा आप लोग MCQ लगाइएगा तो आपका 100% क्वेश्चन सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मेरा है ना, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों और मनुष्य यहाँ के मन, शरीर, आत्मा के सर्वमुखी विकास। यह परिभाषा किससे, मतलब शिक्षा का से अभिप्राय किससे बताया जा रहा है, मन, शरीर, आत्मा का सर्वमुख, है ना, मतलब सर्वाधिक विकास से संबंधित बात कर रहे हैं। तो ये परिभाषा सीधा सीधा हम बात करेंगे तो महात्मा गांधी ने दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। छात्रों के अनुकूल चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। देखिए यहाँ पे फिर बोल रहे हैं कि सबसे अधिक। अगर ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि चारों ऑप्शन आपका सही होता है, लेकिन सबसे प्रमुख को आपको छापना पड़ता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है, अध्यापक के उपदेशों की, ये भी सही है आपका, ये भी सही है ना, और ये भी सही है आपका, सहपाठियों के व्यवहार और बाहरी लोगों का व्यवहार। लेकिन सर्व उपयुक्त में बात करेंगे सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। क्योंकि बच्चे किससे सीखेंगे, जो बच्चे उनके रुचियों के अनुसार सिखाएंगे तो बच्चे एक अध्यापक से सीखेंगे। इसी कारण अध्यापक का मतलब आदर्श चरित्रवान है तो उनका मतलब बोलना चाहिए कि भूमिका क्या होगा, उसमें अनुकूल होगा, छात्रों के अनुकूल चरित्र निर्माण होगा।
ठीक है। तो इसमें सर्वाधिक उपयुक्त की बात करेंगे तो क्या आएगा, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, है ना, जिससे छात्रों के अनुकूल चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम इसमें फिर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हम बात करेंगे यहाँ पे। तो क्या है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र विशेष रूप से मंदग्राही है मतलब उसको समझने में थोड़ा सा समय लेता है। तो आप करना पसंद करेंगे, मतलब आप एक टीचर के रूप में क्या करना पसंद करेंगे, उन्हें अलग कर देंगे? बिल्कुल अलग नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, क्यों अलग नहीं करना है, क्योंकि हम बच्चों को बोलना चाहिए भेद नहीं कर सकते, ठीक। दूसरा हम बात करेंगे सामान्य छात्रों के साथ अधिगम की अनुमति देंगे। यदि हम सामान्य छात्र के साथ अनुमति देंगे तो फिर वो क्या होगा कि वो कक्षा में एक तो मंदग्राही है, उसको ग्रहण करने में दिक्कत आएगा, या फिर जो अधिगम है ना सामान्य छात्र है उनको बोर लगेगा अगर हम यहाँ तक के मंदग्राही तक के उसको समझाएंगे। तो ऐसे स्थिति भी नहीं करेंगे। यहाँ पे निचले कक्षा में अनातन करेंगे, है ना, अवनत करेंगे, मतलब नीचे कक्षा में जैसे 5वीं में है तो उसको 4थी में भेज देंगे, ऐसे काम भी नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या करना है, डी आंसर सही है। विशेष अधिगम कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे। विशेष अधिगम मतलब लर्निंग, है ना, सीखना सिखाना। तो विशेष सीखने कार्यक्रम या फिर लर्निंग प्रोग्राम को की व्यवस्था करेंगे यहाँ पे, ठीक। तो आंसर क्या आएगा, विशेष अधिगम कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 17। एक शिक्षक के नाते इसमें किस व्यवहार को आप गंभीर मामला समझेंगे, मतलब किस व्यवहार को, शिक्षक के नाते आप एक शिक्षक हो और क्लास में पढ़ा रहे हो, है ना, और पढ़ाते वक्त अगर यदि एक छात्र बहुत से प्रश्न करते हैं तो क्या ये गंभीर मामला है? बिल्कुल नहीं है, ये गंभीर मामला ये नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे और आप पढ़ा रहे हो तो ऐसी स्थिति में उनके अंदर जिज्ञासा जागृत होगा और जिज्ञासा के कारण उसके अंदर मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि वह अपना गृह कार्य नहीं करता है तो ये भी बिल्कुल नहीं आएगा। गृह कार्य हो सकता है कि वो बच्चा अपने मतलब जो दिए वो नहीं समझ पाया होगा तो नहीं कर पाया होगा, तो इस कारण से ये भी गंभीर समस्या नहीं है, उसको पुनः समझा के हम उसको फिर से गृह कार्य दे सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यदि जब आप पढ़ रहे हो वह दूसरे छात्र से बात करते हैं, तो इसके बारे में चलिए देखते हैं और आगे। यदि जब आप पढ़ रहे हैं है ना, पढ़ा रहे हैं, वह दूसरों छात्र से बात नहीं करता है, तो बिल्कुल आप जब पढ़ा रहे होंगे और दूसरे छात्र से बात नहीं करेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी गंभीर समस्या नहीं है, गंभीर मामला नहीं है। क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूं या एक टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे बोलना चाहिए कि किसी और से बात नहीं कर रहे, पढ़ रहे, तो उसमें मतलब उनको समझ आ रहा है उससे, है ना, उसको इसी कारण वो किसी से बात नहीं कर रहे उसका, या फिर क्या कह सकते हैं हम कि उसका एकाग्रित है आप जो पढ़ा रहे उसमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि यदि आप जब पढ़ा रहे हो वह दूसरे छात्र से बात कर रहे तो ये गंभीर मामला कहेंगे, है ना, समझेंगे। तो इसको हम प्रश्नानुसार क्या कहेंगे, गंभीर मामला कहेंगे, ठीक। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और क्वेश्चन नंबर इसमें जाएंगे 18 में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, बालक के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व होता है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बालक की अगर चहुमुखी विकास का बात करेंगे, सर्वांगीण मतलब सभी प्रकार की या सभी ओर से विकास, है ना, तो इसमें उत्तरदायित्व होता है। कौन होता है, शिक्षक स्वयं बालक पर तो बिल्कुल नहीं होता है ना, शिक्षक पर होता है, समाज पर होता है, लेकिन मुख्य रूप से हम देखेंगे तो शिक्षक और परिवार, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, शिक्षक और माता पिता दोनों पर क्या उत्तरदायित्व होता है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं अधिगम की प्रक्रिया आपका कहां से शुरुआत हो जाता है, परिवार से। इसी कारण परिवार में माता पिता, उसके बाद शिक्षक का मुख्य आपका उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान क्या है। तो यहाँ पे सीधा सीधा समझना, ये बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बात कर रहा है। तो बाल केंद्रित शिक्षा मतलब बोलना चाहिए तो हमारे यहाँ क्या आएगा,
बालक का मुख्य स्थान किसका है? बालक का है। इसी कारण तो बाल केंद्रित शिक्षा प्रारंभ किया गया है। प्राचीन में क्या था? शिक्षा या ज्ञान केंद्रित था, वर्तमान में बाल केंद्रित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है ना। यहां पे हम देखेंगे बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो यहाँ पे बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसमें क्या लेना है हमको कि प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होते हैं। कहने का मतलब जब एक टीचर है ना, बाल मनोविज्ञान के अनुसार एक शिक्षक जब क्लास में किसी को पढ़ाते हैं तो सभी को विशिष्ट मान के पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसी कारण यहाँ पे क्या है कि इसके अनुसार आधार पे हम बात करेंगे तो सर्वोत्तम कथन क्या क्या होता है? प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होते हैं। हाँ, भले आपके क्लास में सारे बच्चे एक जैसे नहीं मिलेंगे, कुछ जैसे बताया था, कुछ बच्चे का मतलब आईक्यू पावर ज्यादा होगा, कुछ का कम होगा, है ना। कुछ बच्चे विशिष्ट होंगे, जिसका मतलब बोलना चाहिए अधिक होंगे, उत्तम होगा, विशिष्ट होगा। कुछ बच्चे जैसे कि एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है ऐसा, लेकिन बाल मनोविज्ञान के आधार पर हम बात करेंगे तो प्रत्येक बच्चे या बच्चा विशिष्ट होता है, यही मान के क्लास लिया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। यदि आपको किसी प्रकार की भी समस्या है तो ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।